हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अक्टूबर है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप लोग अब आंसर लिखना शुरू कर दें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एज यू नो आंसर राइटिंग। और आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट फीचर में आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो कोटेशन देखते हैं आज का क्या है। आज का कोटेशन महात्मा गांधी जी का है। पहले भी ये कोटेशन मैंने डिस्कस किया है, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो याद कर लें। बिफोर यू डू एनी थिंग, स्टॉप एंड रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट, मोस्ट हेल्पलेस, destitute person you have seen and ask yourself, is what I am about to do going to help him? का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि जो आपकी सोसाइटी में जो पुअरेस्ट पीपल हैं, बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा में जो रहने वाले लोग हैं, क्या आपके द्वारा किए गए काम से उनका कुछ फ़ायदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो मुहिम उठाया है उससे जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनको परेशानी होगी या फिर उनको नुकसान हो सकता है। तो गांधी जी का ये जो अप्रोच था वो बहुत ही अच्छा अप्रोच था। ये शुरू से ही बिल्कुल लोअर लेवल से काम करना चाहते थे, जिसमें कि इनका ये मानना था कि जो सोसाइटी हो वो भी कुछ इसी तरीके से चले, जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में चले, यानी कि हर एक जो एरिया है, हर एक जो लेवल है सोसाइटी का, समाज का, वहाँ पर नीचे तबके से जो डेवलपमेंट वर्क है वो होना चाहिए। हर किसी को उनका राइट्स, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स है, सोशल राइट्स है, वो मिलना चाहिए, इसकी ये बात करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। डायरेक्ट कोटेशंस भी आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एथिक्स वगैरह में, अगर आपको मालूम है तो। नहीं तो आप ऐसे राइटिंग में ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप एक जगह पर नोट कर रहे होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो अरविंद सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स गिवन हैं। तो अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो पढ़ ज़रूर लेंगे। और जो सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल है थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड था, बट उसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो फैक्ट्स हैं बैकग्राउंडर में वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। इंडियन ट्रेड पॉलिसी की हम बात करेंगे, इनवर्ड पॉलिसी क्या है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हम लोग पहला आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे, इंडियाज़ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कुड बी सिग्निफिकेंट इवन इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ठीक है, जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, इवन पेपर 2 में भी आ जाएगा, बिकॉज कई सारी ऐसी पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं और पॉलिसी मेकिंग्स का बहुत प्रभाव पड़ता है ऑब्वियसली ट्रेड पर, वहाँ के जीडीपी ग्रोथ पर। तो उसी सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस करते हैं। और इनका कहना है कि इनवर्ड टर्न है या इनवर्ड रिटर्न है। क्या मतलब है ये इनवर्ड रिटर्न का? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, तो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो इसका बैकग्राउंडर है या बैकग्राउंड का पॉइंट है ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इनवर्ड की बात हो रही है, इंडियाज़ इनवर्ड रिटर्न, ये कौन सा इनवर्ड है, किस तरफ पीछे कर जा रहे हैं, तो कहाँ पर जा रहे हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि पूरा जो आर्टिकल है वो 90s से लेकर के अभी तक का जो समय है, खास करके 19 से 14, 2014 और फिर 2014 के बाद का अभी का जो सिनेरियो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब जो पॉलिसी मेकिंग्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, यही इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर हम 90s के पहले जाकर के देखें, 1991 में जब एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, एलपीजी रिफॉर्म आया, और उसके पहले अगर हम जाके देखते हैं तो भारत में 3 चीज़ें बहुत ही चरम पर थी। एक तो था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आपको मालूम है ना क्या होता है ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आपको बताती हूँ। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, जब भी कंट्री में ऐसा लगता है कि हम बाहर से चीज़ों को मंगाने की बजाय हम अपने देश में ही उसको बना लें, राइट? या बनाए या ना बनाए, आपको इम्पोर्ट नहीं करना है यहाँ पर और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है यहीं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में। दैट कैन बी कॉल्ड एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी जब बार बार आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हमने कई सारे आर्टिकल में इन टर्म्स को बार बार यूज़ किया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ पर ये जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, क्या ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही है? तो इसको लेकर के सरकार ने, गवर्नमेंट ने कई बार इसको क्लैरिफिकेशन दिया है, कई बार क्लैरिफाई किया
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, और इंडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ हम इसमें एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, राइट। तो ये बार बार क्लियर किया गया है। लेकिन हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जाकर के 1991 से पहले का समय कैसा था, तो अगर आपको मालूम है कि जब हम आज़ाद हुए थे और उस समय की जो सरकार थी, जाहिर तौर पर उनके मन में एक डर था। वो डर क्या था? डर ये था कि हमें आज 200 साल के बाद आज़ादी मिली है, लेकिन गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही व्यापार था। यानी विदेशी कंपनियां व्यापार करने के लिए देश में आती हैं और उसके बाद देश को गुलाम बना लेती हैं। तो इस वजह से वो जो एक ऑटोमेटिक सा डर था, उसको लेकर के उस समय की जो पॉलिसीज़ थी उनमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले हैं। जैसे कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस था, इवन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी था। ना तो हम इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे थे और ना ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्ड टर्न कैसे है, इसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं कि जब पोस्ट 1991 में आकर के देखते हैं तो कुछ बदलाव हुए। जब 1991 में जब वहाँ पर LPG को लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो 2 प्रिंसिपल्स को सामने रखा गया। और इसमें पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल था एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक साइड, ठीक है। पहला क्या था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, जो माइक्रो इकोनॉमिक साइड है वहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और दूसरा था स्लो बट स्टीडी लिबरलाइजेशन ऑन द ट्रेड साइड। दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पर अपनाया गया कि लिबरलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, भले ही धीरे धीरे, भले ही मार्केट को धीरे धीरे ओपन किया जाएगा, लेकिन लिबरलाइज किया जाएगा। ये 2 प्रिंसिपल्स वहाँ पर अपनाए गए कब? पोस्ट 1991 के बाद में जब हम एग्रीमेंट्स को देखते हैं तो ये दोनों बातें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। बट अभी का जो सिनारियो है, यानी कि अगर हम 2014 के बाद का सिनारियो देखते हैं तो क्या फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? उसमें जो राइटर हैं वो इनवर्ड टर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं और इनका कहना है कि क्या जो सिनारियो है वो फिर से एक बार 1991 के पहले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन ट्रेड पॉलिसी। अगर आप देखें ध्यान से तो हाल ही में ट्रेड पॉलिसीज़ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं भारत में, और रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्ट्रिक्ट किया गया है, राइट, एम्ड एट प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब एक तो इस पर यह भी कहा गया कि भाई हम भारत में जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, हम उनको आगे अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो एक तो ये उद्देश्य था, और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि टैरिफ्स को भी बढ़ाया गया। तो एक तरफ यहाँ पे कंसेंसस में क्या कहा गया था? पोस्ट 1991 में कहा गया था कि हम लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब हम टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट को रोक रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल्स हैं वो वॉयलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बिटवीन 1991 से लेकर के 2014 तक का अगर हम एरा देखते हैं, दैट एवरेज टैरिफ डिक्लाइन फ्रॉम 125% टू 13%। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। जो हमने कहा था कि हम ट्रेड को बढ़ावा देंगे, उसको आगे फॉलो करते हुए सरकार ने टैरिफ्स को लगातार कम किया और ये 125% से 13% पर आकर के रुक गया। लेकिन वहीं जब हम आफ्टर 2014 को देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर अब फिर से टैरिफ बढ़ना शुरू हो जाता है और करीब 5300 प्रोडक्ट्स में से 3200 प्रोडक्ट्स में इंक्रीज़ कर दिया गया टैरिफ को। और इसका खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ा कि इसने क्या किया, पूरी तरीके से 70% ऑफ इम्पोर्ट को अफेक्ट किया और $300 बिलियन का यहाँ पर जो पूरा कारोबार है उसमें बदलाव आ गया। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर चेंज, आप मतलब 2014 के बाद की अगर हम पॉलिसी देखते हैं, ट्रेड पॉलिसी देखते हैं या इससे एसोसिएटेड जो पॉलिसीज़ देखते हैं, उसमें यही सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है दोस्तों। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आर्टिकल में लिखा गया है। कहा गया है कि सरकार जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के आई है उसके पीछे 3 मिसकंसेप्शंस हैं। किस तरीके का मिसकंसेप्शन है? आखिर सरकार को ऐसा क्यों लगता है, सरकार किस तरीके की पॉलिसीज़ बना रही हैं और अभी जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर उसमें भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसको लेकर के ये 3 मिसकंसेप्शंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्या है मिसकंसेप्शन कि
India's growth success since 1991 has not really been based on export and certainly not on manufacturing export. ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि क्या लगता है पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि जो 1991 के बाद जो ग्रोथ आया है भारत की इकोनॉमी में, जो जीडीपी ग्रोथ एकदम से बढ़ा है, इसके पीछे एक्सपोर्ट का हाथ नहीं है, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। बट व्हाट इज़ द रियलिटी चेक करते हैं, तो रियलिटी में पता चला है कि जो 1995 से लेकर के 2018 तक का जो सिनेरियो है, उसमें एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन देखिए, उसमें एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन एवरेजली 13.4% है एनुअली, राइट। देखिए, आपको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से नोट्स को यहाँ पर शेयर कर दिया है, रेदर देन हम वहाँ पे न्यूज़ का लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, उसके बाद आपको उसी तरीके से नोट्स बनाना पड़ता था। ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर। अब ये नोट्स आपको बिल्कुल उसी एज इट इज़ फॉर्मेट में बहुत ही सिंप्लीफाई करके मेहनत के साथ दिया गया है, तो इसका यूज़ कीजिए प्लीज़, है ना। इसको आप लोग प्रॉपर, आप अपनी कॉपी में भी अपने राइटिंग में इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जो PDF आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसको अपलोड कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, राइट। तो देखिए, सारे डाटा फैक्ट्स उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना था, एंड उस समय में भारत, अभी अगर हम 2018 से पहले का सिनेरियो देखते हैं तो टॉप 50 एक्सपोर्टर्स में से एक है भारत, तीसरे बेस्ट परफॉर्मर्स में से एक है भारत, ठीक है, यानी जिनका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत एवरेजली ज़्यादा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। एंड इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 12.3% पर है, दैट इज़ थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड का अगर आप एवरेज एक्सपोर्ट देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो वो 6.4% पर है, वेरएज वियतनाम, चाइना और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जो कि अच्छे परफॉर्मर के तौर पर हैं। अब ये जो एक्सपोर्ट का डाटा हमने देखा कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। ध्यान दीजिएगा, इन सबको आपको कनेक्ट करना है। कहाँ से कनेक्ट करना है? अपने पहले वाले पॉइंट से, कि जो मिसकंसेप्शन है पॉलिसी मेकर्स के बीच में, जो एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सपोर्ट का रोल ग्रोथ में नहीं है भारत की, इसको यहाँ पर काट रहे हैं राइटर, और उसको गलत साबित करने के लिए सारे फैक्ट्स हैं कि जीडीपी में एक्सपोर्ट का कितना बड़ा रोल है। 1/3 जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है भारत में, 1990 के बाद की बात अगर करें तो। एंड एक्सपोर्ट जीडीपी रेशियो इज़ करेंटली 20%, और एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो है, यानी कि टोटल जीडीपी में एक्सपोर्ट कितना होता है, तो वो 20% है, दैट इज़ मोर देन ट्वाइस। अगर हम अर्ली 90s की बात करें और तब से कंपेयर अगर करें तो मोर देन ट्वाइस है अभी एक्सपोर्ट। एंड इंडियाज़ फ्यूचर एक्सपोर्ट, अब देखिए ये पहला वाला कॉन्सेप्ट तो मिसकंसेप्शन हमने क्लियर किया। दूसरा देखते हैं, दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि इंडियाज़ फ्यूचर एक्सपोर्ट, इंडिया में फ्यूचर एक्सपोर्ट का कितना एक्सपेक्टेशन है, क्या अजम्पशंस है, अगर वो देखेंगे। सो एक्सपोर्ट पर pessimism is based on the expectation of deglobalization abroad and weak performance at home। तो एक तो परसेप्शन क्या है कि डी ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से और जो वीक परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक मार्केट में, उसकी वजह से ये सारी परेशानी आई है और एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो अगर ये दिक्कतें नहीं रहेंगी तो आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और भारत का एक्सपोर्ट फिर से बढ़ जाएगा। नाउ डिटोरिएशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन पोस्ट 2014। अब 2014 के बाद का सिनेरियो देखते हैं कि एक्सपोर्ट का लेवल किधर गया। ठीक है, एक्सपोर्ट कम हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या पॉलिसी मेकिंग्स रही, अगर वो देखें हम लोग। सो द कॉज्ड बाय द डोमेस्टिक एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी जो कि एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ थी, इस वजह से भी एक्सपोर्ट पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो एक्सचेंज रेट है वो एप्रिशिएट हो गया। तो जब एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर रुपए का वैल्यू बढ़ जाएगा कंपेरेटिव टू डॉलर, तो लोग फिर यहाँ से सामान नहीं खरीदना चाहेंगे, बिकॉज उनको महंगा पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, 20% तक रेट एप्रिशिएट होने की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ एक्सपोर्ट का। तीसरा देखें अगर हम फैक्ट, सो
रेपुटेशनल डैमेज की वजह से भी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए, वेराज जो सोशल पॉलिसी मेकिंग्स हुई लाइव स्टॉक वगैरह में, उसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस राइटर का ये मानना है कि 3 से 4 ऐसी पॉलिसी मेकिंग्स और रेट एप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है। तो सही तरीके से अजम्पशन करने की ज़रूरत है, ना कि आप कोई भी अजम्पशन कर लें कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है या क्या दिक्कत है। सो मतलब देखिए, अज्यूम क्या किया जा रहा है, अज्यूम ये किया गया था कि जो बाहर का मार्केट है वहाँ पे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से लोग भारत से सामान नहीं खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। बट जो सच्चाई है, मतलब या जो जब आप टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं और पता लगाते हैं तो क्या पता चलता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कमी होने की वजह से एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस नीचे गया। तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। सो इंडियाज़ मार्केट इज़ बिग इनफ टू सस्टेन ग्रोथ। ऐसा आपने भी कभी बोला होगा या सुना होगा, कहा जाता है कि भारत का मार्केट जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो $2.9 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी आज हो चुकी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। इंडियाज़ GDP सीम्स एल्योरिंग बिग बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर भी आप जब यहाँ का मार्केट देखते हैं तो वो मिडिल क्लास आपको मार्केट दिखाई देता है। यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हैं। जो परचेजिंग पावर है वो उसकी कैपेसिटी कुछ लोगों की बहुत कम है, यानी कुछ पुअर पीपल बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोगों के पास पूरा का पूरा अमाउंट है, यानी उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का एक यहाँ पर इनइक्वलिटी है। तो इन सब पे काम करना होगा, इसलिए इन बातों को आर्टिकल में उठाया जाता है ताकि ये सारी बातें भी सरकार के सामने आए, और जब अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसका असर भी फिर मार्केट में और ग्रोथ पर दिखने लग जाएगा। सो कंक्लूजन में क्या कहा गया है? कंक्लूजन में कहा गया है कि इंडियाज़ ग्रोथ मॉडल हैज़ बीन एन एक्सपोर्ट लेड वन एंड शुड नॉट बी अबंडन। ठीक है, जो एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी है उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उसको ही बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से ही अभी भारत में काफ़ी कुछ बदलाव पिछले दशकों में देखा गया है। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। 2020 में पॉलिसी आई है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। GS पेपर 2 एजुकेशन में आप इसको रखेंगे सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में। तो राइटर ने बहुत ही अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। लेकिन इसके पहले इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है। इन्होंने कहा है कि आखिर जो पॉलिसी फेलियर्स होते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है। तो 4 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं पॉलिसी फेलियर के पीछे। पहला होता है ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, तो अगर आप प्रैक्टिकल पॉलिसीज़ को नहीं बनाएंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाएगा। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्पर्स्ड गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस की वजह से दिक्कत आती है। इनएडिक्वेट कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग। तो अगर कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव पॉलिसी मेकिंग्स नहीं होंगी तो उससे दिक्कत आएगी। एंड फोर्थ वन इज़ वेगरीज ऑफ द पॉलिटिकल साइकिल। एज ऑलवेज कि हर चीज़ के पीछे पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं पॉलिसी को फेल करने में। बट यहाँ पर हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ एंड कैसे हम इसको सही मायने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 रास्ते बताए हैं। पहला इन्होंने कहा है दैट इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस। अलग अलग तरीके का इंटरवेंशन होना चाहिए। पहला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ऑलमोस्ट 80% पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी, राइट। तो पहला इंटरवेंशन तो ये होना चाहिए कि जो फेडरल कैरेक्टर है उसको इंश्योर करते हुए कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा इंटरवेंशन है लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन आप कह सकते हैं। लॉ, रूल, कानून का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर नए अमेंडमेंट्स भी करने पड़ते हैं तो किया जाना चाहिए इसको आगे लागू करने के लिए। इंक्रीज बजटरी फ्रेमवर्क, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर भी सेम बात कही गई है कि अगर हमें इतना हाईफाई एजुकेशन पॉलिसी को लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए जो बजटरी फ्रेमवर्क है उसको भी ध्यान देना होगा, बढ़ाना होगा, एलोकेशंस को बढ़ाना होगा, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेकर के आने होंगे, और साथ में
पीएम टास्क फोर्स बनाना होगा, ठीक है, जहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जाए उसके लिए प्रॉपर एक कमिटी को बनाया जाना चाहिए, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों होना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एक्सपर्ट्स एक जगह पर मीटिंग करें, पीएम के टास्क फोर्स, एक तरीके का टास्क फोर्स बनाया जाए और वो इस पूरे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करे, ठीक है। ये तो पहला इन्होंने बताया। दूसरा, आपको लगेगा अभी तो 5 तो हो गए सारे, नहीं, बट वो पहला था दैट ऑल अबाउट द इंटरवेंशन। दूसरा इनका कहना है कि देयर इज़ अ नीड टू स्टैब्लिश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडिंग कमिटी। क्या बनना चाहिए? एक स्टैंडिंग कमिटी का बनना बहुत ज़रूरी है, विद सेलेक्ट वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। तो अलग अलग जगह के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स वगैरह के साथ मिलकर के एक स्टैंडिंग कमिटी को बनाया जाना चाहिए, और वो स्टैंडिंग कमिटी जो हो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती हो, और जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो इसको हेड करें। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जब इसमें डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन हो जाएगा मिनिस्ट्री का, तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम इसमें प्रॉपर एक स्टैंडिंग कमेटी बना देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसको रख देते हैं, तो अपने आप चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लग जाएंगी। तीसरा इनका मानना है दैट नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स काउंसिल विद द एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट। तो अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि स्टैंडिंग कमेटी बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काउंसिल भी बनाया जाना चाहिए। उस काउंसिल में जो स्टेट और यूटीज़ हैं उनके मिनिस्टर पार्टिसिपेट करें, और ये एक फोरम की तरह काम करेगा। जो काउंसिल होगा एक फोरम की तरह काम करेगा, जो जितने भी निगोसिएशंस हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या दिक्कतें हैं, तो हर तरीके के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है इस फोरम के द्वारा। क्योंकि देखिए, जब हमने पहला पॉइंट देखा था कि सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन होना चाहिए, तो कोऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक आपस में डिस्कशन करें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, राइट। नेक्स्ट है कि द विजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ध्यान दीजिएगा, IOE, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, ये वही सपना है जहाँ पर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनका कहना है कि वो जो विजन है IOE का, उसको NEP के साथ जोड़ दिया जाए, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हायर एजुकेशन पर बहुत तवज्जो दिया गया, बहुत जोर दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनके विजन को कोलैबोरेट कर देते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पांचवा इनका कहना है दैट नेशनल हायर एजुकेशन फिलैंथ्रोपी काउंसिल शेयर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इस तरीके का एक प्रॉपर फिलैंथ्रोपी काउंसिल होना चाहिए, जो आप कह सकते हैं कि एलीट एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सभी लोग मिल करके प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ चीज़ों को अगर देखा जाएगा, तो वहाँ पे वो जो पॉलिसीज़ बनेंगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सही तरीके से होगा, और वो मान्य होगा सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई मान रहे हैं कोई नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कंक्लूजन में भी अल्टीमेटली यही कहा गया है कि किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो सक्सेसफुल तभी होगा जब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, लीगल, पॉलिसी मेकिंग्स, रेगुलेटरी, हर तरीके से इस चीज़ को एनालिसिस करके इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जा करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिए, इस पर आंसर लिखिए, देखिए आप कितना लिख पाते हैं, कैसा लिख पाते हैं, बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।